Hello students, welcome to QK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 13 of economics, that is government budget and the economy. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन री-एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है री-एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। क्या होता है री-एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? इट रिफर टू डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर। रीएलोकेट करने का मतलब क्या होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उस चीज को ट्रांसफर कर देना या फिर चैनलाइज कर देना। तो यहाँ पे यूजुअली क्या मतलब होता है, डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर, यानी कि एक जगह से इस्तेमाल की दूसरी जगह पे कर देना। इन इंडिया द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोनॉमी। जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं यूजुअली वो काफी ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑलवेज एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर दे कैन अर्न हायर रिटर्न्स, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनका मेन एम क्या होता है, प्राइमरीली वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी जितना हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करना, उतना ज्यादा मुनाफा कमाना। यूजुअली एंटरप्राइजेस क्या करती हैं, इन रिसोर्सेज को उसी जगह पे एलोकेट करती हैं जहां पे उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, जिससे कि वो सबसे इजीली हायर रिटर्न्स अर्न कर सकती है। देयर आर चांसेस दैट एन इंडस्ट्री लाइक अल्कोहल मे नॉट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। पर यहीं पे देखा जाता है जैसे अल्कोहल की इंडस्ट्री हो गई तो वो जो है वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट ना करे, है ना। जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री जो हो गई वो हो सकता है कि वो जो लोगों के वेलफेयर है उसके लिए वर्क ना करे। तो गवर्नमेंट आती है, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और रीडायरेक्ट करती है इन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, जिससे कि उस कारण से वो एक बैलेंस बना के रखे रहे गोल्स ऑफ प्रॉफिट में और सोशल वेलफेयर में। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका मेन एम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, यूजुअली उसकी कंट्री की जो पब्लिक होती है, पॉपुलेशन होती है, उसका अच्छा करना, भला करना ही उनका मेन एम रहता है। For example, there is the production of both necessary and luxury goods. Besides, the government can influence the allocation of resources through, यानी कि गवर्नमेंट देखती है कि यहाँ पे दोनों तरीके के गुड्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है, यानी नेसेसरी गुड्स का भी होता है और लग्जरी गुड्स का भी होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे आगे जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। सबसे पहला टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। गवर्नमेंट एनकरेजेस एंड डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट इन यूजफुल एंड हार्मफुल गुड्स रिस्पेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन, सब्सिडी, इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस एसेट्रा। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो यूजुअली टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज का इस्तेमाल करती है, जिससे वो इनकरेज या डिस्करेज कर सकती है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को on their production. For example, government imposes heavy taxes on production goods that are harmful to the health. यानी कि गवर्नमेंट जो है यूजुअली ऐसे गुड्स जिनका नुकसान होता है हेल्थ पे, उनके यूज को डिस्करेज करती है। कैसे करती है? बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस like cigarettes. Similarly, government provides subsidy for the production of goods like khadi which are helpful to the society, और जिनको वो helpful find करती है सोसाइटी के लिए, उन गुड्स पे वो टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देती है। टैक्स कंसेशन क्या होता है, टैक्स का रिडक्शन कर देना, और सब्सिडी एक तरह का एड होती है, एक हेल्प होती है जो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को देती है। और दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक initiative in certain non-profitable economic activities, the government directly controls them like water supply, sanitation, etc. यानी कि जब प्राइवेट सेक्टर किसी सर्टेन एरिया में, सर्टेन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करती है, इनिशिएटिव नहीं लेती, बिकॉज वो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, तो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली वहां पे आती है और कंट्रोल करती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द एलोकेशन फंक्शन ऑफ द एज अ गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट का ये कौन सा एलोकेशन फंक्शन भी होता है, जहां पे गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो सोसाइटी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे पर मार्केट मैकेनिज्म से प्रॉफिटेबल नहीं साबित होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, व्हाट आर इट्स प्राइमरी सोर्सेज। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और उससे क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसीट्स आर नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि एक तरह की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और वो रिसीट्स जो टैक्स रिसीट्स के अलावा अर्न करती है गवर्नमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लोन, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट, फीस एंड अदर रिसीट्स फॉर द सर्विसेज रिलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि वो इसमें इंटरेस्ट रिसीट्स आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन पे, डिविडेंड पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे जो गवर्नमेंट अर्न करती है। यूजुअली ये रिसीट्स किस नेचर की होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स नेचर की होती हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स कैश एंड ग्रांट एंड रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ हम हेड्स देख लेते हैं क्या क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू के। सबसे पहला
When government provide loan to its state government, union territories, private enterprise and the general public, it receives interest on the loan. Interest receipts are an essential source of non-tax revenue. सबसे पहला इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। जब गवर्नमेंट अपने दिए गए लोन्स पे, जो वो लोन्स स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज को देती है, या जनरल पब्लिक से, जो भी इस लोन पे वो इंटरेस्ट अर्न करती है, सबसे पहले वो आता है। इंटरेस्ट रिसीट जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है इसके नॉन टैक्स रेवेन्यू के। दूसरा है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। द गवर्नमेंट मेक्स अ प्रॉफिट थ्रू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लाइक इंडियन रेलवे, भेल, LIC एक्सेट्रा, है ना। तो गवर्नमेंट्स की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट कंपनीज है जो है, जैसे इंडियन रेलवे और BHEL, LIC, इनके थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड में। इट अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट आल्सो रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन द अदर बिजनेस। यानी गवर्नमेंट जो है वो डिविडेंड भी रिसीव करती है अलग अलग एरिया से जहाँ पे उसने पैसे और फंड्स को इन्वेस्ट करके रखा है। थर्ड है आपका फीस। वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइमरी सोर्स जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का वो है फीस। यानी कि डिफरेंट एरियाज में जो गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है वो, द गवर्नमेंट इंपोजेस दिस फी टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस चीज पे गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है। जैसे कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पब्लिक लाइक बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कोर्ट फीस होती है, एक्सेट्रा, इन सब में जो भी फीस चार्ज करते हैं वो गवर्नमेंट के फीस वाले हेड के अंदर आता है। एंड इन रिटर्न पब्लिक मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसको हमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर दैट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि वो खर्चे गवर्नमेंट के, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है जहां पे गवर्नमेंट के कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रन एफिशिएंटली एंड कवर देयर ऑनगोइंग कॉस्ट। यानी कि ये एक्सपेंडिचर किया जाता है जिससे कि जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एफिशिएंटली रन कर सकें विदाउट गोइंग, बिना कोई रुकावट के। एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सैलरी, सब्सिडी, ग्रांट्स एक्सेट्रा। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं उस पे जो भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो पेंशन पे करनी पड़ती है उनको अपने एक्स एम्प्लॉइज को, सैलरीज, सब्सिडीज, ग्रांट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो इट इज रिकरिंग इन नेचर, यानी कि ये बार बार रिपीटेडली होता रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एसेट या लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ता, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसके एग्जांपल्स हैं इनमें कोई भी एसेट या लायबिलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एन एक्सपेंडिचर will be considered as a revenue expenditure if it fulfills the following two conditions। यानी कि दो कंडीशंस हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, if an expenditure does not result in a decline in government liability, यानी कि ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई डिक्लाइन ना कर रहा हो, then it is a revenue expenditure। For example, expenditure in the form of grants to the state government to deal with natural disaster does not reduce the liability of the government। यानी कि वो खर्चा जो गवर्नमेंट इसमें ग्रांट्स के फॉर्म में दे रही है किसको, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि वो नेचुरल डिजास्टर से डील कर सके, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी जो है वो कम नहीं होती, तो देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी कंडीशन, इफ एन एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी गवर्नमेंट एसेट देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, द एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, सैलरी and scholarship by the government is considered revenue expenditure as it does not create any assets। यानी दूसरा एग्जांपल है जहां पे गवर्नमेंट वो खर्चे करती है जिससे भी कोई भी एसेट्स जो है गवर्नमेंट के वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन जो देती है, सैलरीज जो देती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और स्कॉलरशिप जो देती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बिकॉज ये कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला, रिकवरी ऑफ लोन। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट टू एड्रेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी। द डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एज the assets of the government decrease when these debts are recovered, they are categorized as capital receipts। it is a non debt creating capital receipt। तो गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन ग्रांट करती है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि और यूनिट टेरिटरीज को। जब गवर्नमेंट इन एंटिटीज को लोन प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। और जब गवर्नमेंट इनका रिकवरी करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिकवरी ऑफ लोन, जब इनसे वो जो डेट है जब वो रिकवर करती है तो गवर्नमेंट के जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। डेटर्स का डिक्रीज होना मतलब एसेट का डिक्रीज होना, रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिस कारण से हम इसको एक कैपिटल रिसीट के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी कि नॉन डेट क्रिएटिंग है, इसमें गवर्नमेंट की कोई डेट जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, मतलब गवर्नमेंट इस रिसीट में कोई भी कर्ज में नहीं आ रही होती है ना। जैसे कि आपको पता है कैपिटल रिसीट की दो ही कंडीशन होती है, या
या तो कोई एसेट का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एसेट रिडक्शन हो रहा है ना। और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होता है क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, जो कि आप सेकंड पॉइंट में अभी देखेंगे, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट है बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी लोन लेना है, कर्ज लेना। व्हाइल लैंडिंग क्रिएट्स एसेट, बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी, है ना। तो जैसे लैंडिंग करने से क्या होता है, एसेट्स क्रिएट होते हैं, बोरोइंग करने से लायबिलिटी बढ़ती है फॉर द गवर्नमेंट। द मनी रेज बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर इज रिफर्ड टू एज बोरोइंग, यानी कि जो भी मनी गवर्नमेंट रेज करती है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को, वो एक्सपेंडिचर जो उसके प्लानिंग के बाहर चले जाते हैं उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट बोरिंग करती है। देयरफॉर बोरिंग मस्ट बी कंसीडर्ड कैपिटल रिसीट, और बोरिंग जो है वो एक कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आता है, और ये एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होती है। इट इज अ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर व्हिच अफेक्ट्स द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में करने वाली होती है, जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करती है, हम उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट कंप्राइजेस एक्सपेंडिचर सच एज द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, यानी कि इसके अंदर कैसे कैसे एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड, कोई लैंड परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, या फिर अदर इक्विपमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, या फिर स्टील प्लांट्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में, लोन्स एंड एडवांसेस करना सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन दे रही है किसको, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, या फिर पब्लिक सेक्टर को, अंडरटेकिंग्स को, या फिर अदर एंटिटीज को। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन होती है जिससे कि कोई भी एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। पहला है, इफ एन एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहा है कि एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द इक्विटी ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्म्स दैट द गवर्नमेंट हैज परचेज्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट क्रिएट करे, जैसे कि एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फर्म की शेयर्स को परचेज कर लिए, इक्विटी को परचेज कर लिए, तो वो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एसेट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरा, इफ एन एक्सपेंडिचर कॉजेज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक लायबिलिटी में रिडक्शन कॉज कर रहा है, तो भी वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लोन रीपे करना, लोन रीपेमेंट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट दस इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी लोन को रीपे करना, लोन रीपे करेंगे तो जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की वो भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, देखते हैं। एक्सप्लेन रेवेन्यू डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। द रेवेन्यू डेफिसिट रिफर टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू income in a financial year. It mainly focuses on the revenue aspect of the government like revenue expenditure and revenue income receipts, यानी कि वो डेफिसिट जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं किसके, रेवेन्यू इनकम के या फिर रेवेन्यू रिसीट के एक फाइनेंशियल ईयर में। ये यहाँ पे जो है रेवेन्यू एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स फंड टू मीट द एक्सपेंडिचर। क्यों होता है, गवर्नमेंट की इनसफिशिएंसी के कारण होता है कि जिससे कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पाती है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट यानी जब कोई चीज कम पड़ जाती है, यानी कि फिर वो नेगेटिव वैल्यू में पहुंच जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ऑफ कोर्स यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसीट से, यानी गवर्नमेंट ने कमाया कम और खर्च ज्यादा कर दिया रेवेन्यू बजट में। क्या क्या इसके इम्प्लीकेशन होते हैं, इम्प्लीकेशन देखेंगे। A higher revenue deficit indicate that the government should either cut short its expenditure or should increase its revenue income to meet the consumption demand, यानी कि ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट, जितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा यानी कि उससे इतना पता चलेगा कि ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है और कम रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। तो ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट को या तो अपने खर्चे जो है वो कट शॉर्ट कर देने चाहिए, या फिर अपने कुछ रेवेन्यू सोर्सेज जो है उनको इंक्रीज करना चाहिए जिससे ज्यादा रेवेन्यू रिसीट्स हो सके। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट द इनसफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स फंड्स टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर विद इन द प्रपोज्ड बजट, यानी कि एक ज्यादा बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की इनसफिशिएंसी, जहां पे गवर्नमेंट जो है अपने फंड्स के थ्रू ही जो अपने खर्चे हैं रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है उनको मीट अप नहीं कर पा रही जो उसने बजट में प्रपोज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। द फिस्कल डेफिसिट रिफर टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एंड इनकम एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स इन अ फिस्कल ईयर। फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो ज्यादा हो जाते हैं किससे, हमारे टोटल रिसीट से, यानी कि रेवेन्यू आपके रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी। बस यहाँ पे कैच है और वो क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी आप बोरिंग को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। जितना आप लोन लेने वाले हैं या जितना आप लोन लेंगे उसको आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे यूजुअली हमें पता चलता है कि अब हमें कितना एक्चुअल में लोन लेना है, यानी गवर्नमेंट को कितने और कर्ज लेने की जरूरत है। ये आपको फिस्कल डेफिसिट दर्शाता है। इट मेनली फोकसेस ऑन द बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज मेनली यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। यूजुअली गवर्नमेंट एक्सप्लेन करते हैं गवर्नमेंट का कितना क्या बजटरी डेवलपमेंट है। फिस्कल डेफिसिट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट इज सपोज्ड। और यूजुअली क्यों होता है कि गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्च करती है जब उसको इतना खर्च नहीं करना था। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम उसे फॉर्मूले वाइज लिखना चाहे तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग, यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करा है, जितना भी खर्चा करा है, जिसमें आपके दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, माइनस टोटल रिसीट यानी टोटल गवर्नमेंट जितनी भी अर्निंग्स करी है रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट से, बस उसमें से हम बोरिंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या क्या इसके इंप्लीकेशंस होते हैं, इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द गवर्नमेंट, टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई। फॉर दिस द आरबीआई इशूज न्यू करेंसी। तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है। फॉर दिस आरबीआई इशूज न्यू करेंसी, इसके लिए आरबीआई जो है न्यू करेंसी इशू करती है, क्योंकि अब उनको अपनी फाइनेंशियल नीड्स मीट करनी है। तो आरबीआई जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो रास्ता है वो अपनाती है, which increases the supply of money in the economy, ultimately increasing the rate of inflation। जिससे क्या होता है, ये जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है इकोनॉमी में और वो इन्फ्लेशन की ओर बढ़ जाता है। दूसरा, ड्यू टू कंटिन्यूस बोरोइंग द रेवेन्यू डेफिसिट कैन राइज। कंटिन्यूस बोरिंग से क्या, बार बार अगर गवर्नमेंट ऐसे बोरो करती रहेगी तो जो फिस्कल डेफिसिट, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वही बढ़ जाएंगे, विच फर्दर रिजल्ट इन द राइजिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कवर करेगी, फिस्कल डेफिसिट से ही। जिससे कि क्या होगा, ये एक विशियस साइकिल, एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी जहां पे गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट कवर करेगी फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट यानी कि लोन ज्यादा लेंगे तो उससे फिर से दोबारा से क्या हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं एक सर्कल में ये चीज जो है फॉलो होने लगती है। दिस फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ विशियस साइकिल ऑफ डेट। इससे क्या होता है, डेट की एक विशियस साइकिल फॉर्म हो जाती है फॉर द कंट्री, रिजल्टिंग इन अ डेट ट्रैप, यानी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। थर्ड है, फॉरेन डिपेंडेंसी इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द फॉरेन बोरिंग, यानी फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। फॉरेन डिपेंडेंसी यानी कि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं और फॉरेन बैंक्स जो है हमारी इन पर निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि हमें फिर उनसे पैसे बोरो करने पड़ते हैं। एंड फोर्थ है, इट हार्म्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोरिंग क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन द अपकमिंग जनरेशन। यानी क्या होता है, इससे डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है ओवरऑल कंट्री की उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, हैम्पर करती है ग्रोथ को, बिकॉज हम काफी ज्यादा लोन्स क्रिएट कर रहे हैं, बोरिंग क्रिएट कर रहे हैं और एक बर्डन कर रहे हैं अपकमिंग जनरेशन में, एक बोझ डाल रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक्सप्लेन प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट जो है उसके बीच में डिफरेंस, यानी फिस्कल डेफिसिट यानी टोटल इनकम में से माइनस कर लेंगे आप टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के करंट ईयर के और जो भी इंटरेस्ट पे करा गया है वो प्रीवियस ईयर का। इट इंडिकेट द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। तो इससे कर क्या रहे हैं, हम इससे पता क्या लगा रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट से पता है हमें क्या हमें पता चलता है फिस्कल डेफिसिट से कि गवर्नमेंट को एक्चुअली में कितनी लोन लेने की जरूरत है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट एक स्टेप और आगे बढ़ता है, क्या करता है, फिस्कल डेफिसिट में से जो अमाउंट जिसका हमें लोन की जरूरत है उसमें से डिडक्ट करता है जो भी हमारे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमारे पास बर्डन है प्रिंसिपल अमाउंट का जिसकी हमें लोन लेने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट जो गवर्नमेंट को एज अ बोरो करना है, एज अ लोन लेना है, और इंटरेस्ट पेमेंट के गवर्नमेंट जो प्रीवियस बोरिंग्स है, जैसे यहाँ पे लिखा प्रीवियस ईयर की जो बोरिंग्स है उस पर कितना उनको ब्याज पे करना है वो। एज फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं कि गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपीस का लोन की जरूरत है, यानी कि वो कितने रुपए की जरूरत है, 1000 करोड़।
और प्रीवियस ईयर के गवर्नमेंट फिर कैलकुलेट करती है कितना इंटरेस्ट पेमेंट है। तो प्रीवियस ईयर का मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हमारा आता है कितना, 400 करोड़। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना आया, 600 करोड़। तो हमें पता चलता है कि ठीक है गवर्नमेंट लोन कितना ले रही है, हम लोन ले रहे हैं 1000 करोड़ का, जिसमें से हमें 400 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही लेना है, इसलिए हमारा प्राइमरी डेफिसिट 600 करोड़, जो कि हमारा एक्चुअली में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हमें उस पे उसकी जरूरत है। पर अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा कम आता है तो कब आएगा कम, जब हमारे इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि 400 करोड़ की जगह ये 800 करोड़ हो जाए, तो अब हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा कम आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, वो आपका 200 करोड़ आ जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा कम होगा यानी कि उतना ज्यादा ये एक अलार्मिंग रेट है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा लोन ले रही है, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो उस इंटरेस्ट पेमेंट ने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया एक और लोन लेने के लिए। तो आगे देखते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। The primary deficit indicate the number of expenses other than the interest payment that are going to be met by the government borrowing। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट को छोड़ के, जिससे भी जो गवर्नमेंट अभी अपने गवर्नमेंट बोरो करके मेट करने वाली है। और दूसरा है अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो और गेट मोर लोन्स। यानी कि एक लो या जीरो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा एक अलार्मिंग चीज होती है गवर्नमेंट के लिए। इसका मतलब होता है कि जो पहले के लोन्स है जिसपे इंटरेस्ट पे करना है उसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया और बोरो करने के लिए और लोन लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। पहले मीनिंग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। दीज आर दोस टैक्सेस हुज फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यानी ये वो टैक्सेस होते हैं जिसका फाइनल बर्डन उस व्यक्ति पे आता है जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट जिस पे वो टैक्स पे इंपोज किया है, हु मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें, दीज आर दोस टैक्सेस दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट द बर्डन इज बोर्न बाय अनदर पर्सन। यानी वो टैक्स है जिसका बर्डन जो है गवर्नमेंट को, टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है लेकिन किसी और के ऊपर बॉर्न किया जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उस जो टैक्स को है पे कर सकता है। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट की बात करते हैं। व्हेन द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों ही एक ही सेम पर्सन पे लाया करते हैं तब वो एक डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। वेयर इनडायरेक्ट टैक्स में व्हेन द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स लाई ऑन डिफरेंट पर्सन, यानी इंसिडेंस और टैक्स जो है वो अलग अलग पर्सन पे भी लाया कर सकता है, तब वो एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। शिफ्ट ऑफ टैक्सेशन देखते हैं कि क्या डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी जिस व्यक्ति पे वो टैक्स या जिस फर्म पे इंस्टीट्यूशन पे वो टैक्स इंपोज किया गया है वो बर्डन जो है उस पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का, उसके इम्पैक्ट को इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। नेचर की बात करते हैं तो दीज आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जो अमाउंट है, जो भी इनकम है वेल्थ का, वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ जाते हैं। और वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो ये रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, जैसे जैसे जो कमोडिटी के प्राइस है ये टैक्स वैसे वैसे कम होते जाते हैं। इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस देखा जाए तो टैक्सेस डू नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ये टैक्सेस यहाँ यूजुअली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे चार्ज नहीं किए जाते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस का भी इनका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो यूजुअली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाए जाते हैं। दीस टैक्सेस हैव डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डायरेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि जितने ज्यादा टैक्स होंगे उतना ज्यादा मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देखें तो वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज गवर्नमेंट रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, आल्सो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट किस तरीके से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है इनकम और वेल्थ में, और कैसे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है इकोनॉमी के अंदर अपने बजट के थ्रू। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के बीच में जो अनइक्वली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसी को क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। दिस पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर एट द सेम टाइम इंपोजेस हैवी टैक्सेस ऑन द रिच, यानी कि वो अपनी पॉलिसी के थ्रू इस इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। इसमें वो जो पुअर होता है उसका सोशल वेलफेयर करती है, यानी वो सोच बेनिफिट देती है, और जो इनके ज्यादा जो रिच होते हैं उन पे हैवी टैक्सेस चार्ज करती है। हायर टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम अर्न्ड बाय द रिच एंड गुड्स कंज्यूम्ड बाय देम टू रिड्यूस देयर इनकम
टू reduce their income। यानी कि जो हायर टैक्सेस है वो रिच पे गवर्नमेंट चार्ज करती है और वहीं पे एट द सेम टाइम जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं उस पे भी। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पुअर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। और वहीं पे पुअर को और अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर LPG कनेक्शंस एंड फूड ग्रेन टू द पुअर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट जो है फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट्स प्रोवाइड करती है LPG कनेक्शंस पे और फूड ग्रेन्स देती है पुअर को। वहीं बात करिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिफर टू सिचुएशन विदाउट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इकोनॉमी। यानी कि क्या होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिले प्राइस लेवल में और एक्सचेंज रेट्स में किसी इकोनॉमी के अंदर। The government ensures economic stability in the economy using its revenue and expenditure। तो गवर्नमेंट के पास काफी सारे टूल्स होते हैं जिससे कि अपने वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को रेगुलेट कर सकती है। स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ट्रेड साइकिल्स एंड देयर फेजेस लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। स्टेबिलिटी अचीव करी जा सकती है और अवॉइड करी जा सकती है सिचुएशन जैसे कि बूम, रिसेशन या डिप्रेशन या फिर रिकवरी। बजट इज यूज्ड एज एन एसेंशियल पॉलिसी टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन जो है उसको गवर्नमेंट अवॉइड कर सकती है अपने बजटरी पॉलिसीज के थ्रू। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी सेम मैनर में जो इसी सेम फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी इस चैनल पे कवर करा है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड डाउनलोड द फ्यूचर एजुकेशन ऐप टुडे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।